नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट सर्किल। मेरा नाम है जयेंद्र तिवारी और मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आया हूं। और उसी सीरीज में आज हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो आज हम दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश यही करूंगा कि ये जो पूरा साउथ अमेरिका है इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अगर ज़्यादा लेंदी होगा तो फिर मुझे दो पार्ट्स में जाना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट अप इन दिस सिंगल लेक्चर। ओके, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर आकर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्किल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप हमारे वीडियोस पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स को, सभी बिंदुओं को बहुत ही विस्तार पूर्वक और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। ओके, रटाने से ज़्यादा आपको समझाने पर हमारा फोकस रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है किसी खास टॉपिक पे जीएस से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली हम उस टॉपिक पर वीडियोस को बनाएंगे। ओके, चलिए। तो ये देखिए, आपके सामने है साउथ अमेरिका का मैप। और इस मैप में आप देख सकते हैं जो अमेरिका, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके पूर्व में आपको अटलांटिक ओशन मिलता है, पूर्व में। ठीक है, और उसके पश्चिम मतलब वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर मिलता है। ओके, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में, तो आपको कैरेबियन सी मिलेगा और यहाँ पर भी अटलांटिक ओशन मिलता है। और साउथ में जाते हैं, दक्षिण में, तो आपको यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन मिलता है। ओके, तो एक तरीके से ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसके और वेस्ट में आप, जैसे ये जो आपका कैरेबियन सी है यहाँ पर, इसको और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका है वो दक्षिणी अमेरिका से पनामा नहर या पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये पहले लैंड जुड़ा हुआ था और इसको काट के यहाँ पर पनामा नहर बनाई गई। ओके, जिससे कि जो शिप्स वगैरह जो थे वो यहाँ से क्रॉस होके जब जाया करते थे ऐसा पूरा, तो अब वो सीधे यहाँ से निकल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इनकी सेव हो जाती है। ओके, तो आपने समझ लिया कि कौन कौन से समुद्र हैं दक्षिण अमेरिका के आसपास। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका है उसके द्वारा, उसके साथ पनामा नहर के द्वारा कैसे जुड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, अब देखिए, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, ये जो महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में फोर्थ नंबर पर आता है। चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे नंबर वन पर आपका आता है एशिया महाद्वीप। ओके, दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। ओके, और चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका। तो अभी हम लोग अफ्रीका के बारे में सब पढ़ चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक नीचे दिए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के बारे में भी हम पूरा कवर कर चुके हैं, दो दो वीडियोस मैंने इसके लिए लिए थे। अब दक्षिण अमेरिका हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सभी महाद्वीपों में। अच्छा, ये जो दक्षिण अमेरिका है इसमें कुल आपको 13 देश मिलते हैं। 13 देश हैं इस पूरे महाद्वीप के अंदर, जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये देखिए, ब्राजील फर्स्ट है। इसके बाद तीन देश आपको यहां मिलेंगे। ये आपका फ्रेंच गुयाना। इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा सूरीनेम। फिर आपको गुयाना, और इसके बाद वेनेजुएला। ठीक है, फिर आप यहां पर आ जाइए, आपको मिलेगा कोलंबिया। कोलंबिया के बाद इक्वाडोर। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आपका आ गया पेरू 8। फिर आपका आ गया बोलिविया 9। देन आपका पैराग्वे 10। देन उरुग्वे 11। देन आपका अर्जेंटीना 12 एंड देन चिली 13।
13 देश मिलेंगे। इसमें से 12 कंट्रीज हैं जो सॉवरिन है पूर्णतया, जबकि जो एक फ्रेंच गुयाना है उस पे फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, नॉन सॉवरिन है फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे देखिए फ्रांस लिखा हुआ है, FR। ओके, तो इन 13 देशों में आप देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप देख सकते हो ये जो येलो कलर में है, लाइट येलो, ये है ब्राजील। ओके, तो ब्राजील सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बहुत बड़ा है ब्राजील। और आप देख सकते होंगे कि ये जो ब्राजील है ये लगभग लगभग सभी देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर कर रहा है। देखिए, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, देन वेनेजुएला, कोलंबिया। ओके, तो पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्राजील किन देशों के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ये जरूरी है, आप याद रखिएगा। दो देश हैं जिनके साथ ब्राजील अपनी सीमाएं शेयर नहीं करता है। एक है इक्वाडोर, ये देखिए, है ना, ये जो इक्वाडोर है ना, तो इसके साथ अपनी सीमाएं शेयर नहीं करता है ब्राजील, इक्वाडोर के साथ। और दूसरा है चिली। चिली, ये देखिए, है ना, ये पूरा जो देश है इसको चिली बोलते हैं। इसकी इसकी जो शेप है वो भी एक मिर्च के तरीके से ही है। ओके, तो ये है चिली। चिली और इक्वाडोर, इन दो देशों के साथ ब्राजील अपनी सीमाएं शेयर नहीं करता है, साझा नहीं करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी तट रेखा है वो ब्राजील की ही है। दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं इनमें सबसे बड़ी तट रेखा है ब्राजील की। ओके, अब अच्छा, यहाँ पर आप इस मैप में एक चीज देख सकते हैं कि लगभग सभी देशों के पास में अपनी अपनी तट रेखा है। वेनेजुएला के पास है, गुयाना के पास है, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, सबके पास में है। ब्राजील के पास सबसे बड़ी है, फिर उरुग्वे के पास में है, अर्जेंटीना के पास है, चिली के पास है, पेरू के पास भी है, इक्वाडोर के पास भी है। ठीक है, तो दो देश ऐसे हैं जिनके पास तट रेखा नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है। कौन कौन से ऐसे दो देश हैं, आप देखिए मैप में, एक आपको मिलेगा ये पराग्वे। ठीक है, ये देखिए पराग्वे एकदम सेंट्रल में है, और बोलीविया। इन दो देशों के पास अपनी तट रेखा नहीं है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, इन दो देशों के पास अपनी तट रेखा नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है। ये प्रश्न भी आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है इसमें 13 देश हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड भी हैं, द्वीप हैं। इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। ईस्टर द्वीप है एक। ओके, एक है फॉकलैंड। फॉकलैंड, ये देखिए यहाँ पर है, ये फॉकलैंड। ओके, तो ये जो फॉकलैंड है इस पर यूके का अधिकार है। देन इसके बाद एक आपका गालापागोस, गालापागोस आइलैंड। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेरा डेल फियागो। ये जो टुकड़ा देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला, ये है टेरा डेल फियागो। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है मैप में, आप अलग से नोट देख सकते हैं। टेरा डेल फियागो, ये जो आप सबसे ये तिकोना सा दिख रहा है, ये वाला। अब इसमें देखिए जो टेरा डेल फियागो है, ये इसके बीच में जो आपका मेन लैंड है इससे मेगलन स्थल जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। मेगलन जल संधि, मेगलन स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे ये गैप है पूरा, यहाँ पे यही है मेगलन जल संधि। ओके, और ये जो टेरा डेल फियागो है इसका आप देखिए कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप में, ऐसे दिख रहा है ना। और ये है आपका मेन लैंड, ऐसे ये आपका ऐसे चिली जा रहा है ऊपर ऐसे करके, और यहाँ से ये आपका अर्जेंटीना। तो इसमें क्या है, जो टेरा डेल फियागो है इसके दो पार्ट हैं इसी में, कि जो वेस्टर्न पार्ट है इस पर चिली का अधिकार है, जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर चिली का अधिकार है, ये ऐसे आ गया। और जो पूर्वी क्षेत्र है इस पर अर्जेंटीना का
अधिकार है। ठीक, ये पूरा अर्जेंटीना है, ये आपका चिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टेरा डेल फियागो। और सबसे बड़ा आइलैंड है एरिया के दृष्टि से, लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरा डेल फियागो। इसके बाद आप इस मैप में देखिए, ये जो चिली का जो ये एरिया है, ये बहुत कटा फटा है। ये देखिए मैप में, ये देख रहे हैं आप, पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, बहुत कटा फटा है। मतलब यहाँ पे इतने सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं कि इनमें अगर कोई जाए अपना जहाज लेके, शिप लेके, तो वो भटक जाएगा कि कहाँ से रास्ता है, कहाँ निकलने है, कहाँ जाने का, एक भूल भुलैया जैसी है। तो इस तरीके के जो ये बहुत कटे फटे जो तट होते हैं, इनको फ्योर्ड तट बोलते हैं। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, फ्योर्ड तट। ठीक है, तो जो फ्योर्ड तट है, ये विश्व में दो जगह हैं जहां पर फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। एक तो ये चिली का जो ये दक्षिणी तट है, ये वाला, ये फ्योर्ड तट है, और दूसरा नॉर्वे के पास। तो दो जगह है फ्योर्ड तट आपके, चिली और नॉर्वे। बहुत ज्यादा कटे फटे जो तट होते हैं उनको फ्योर्ड तट बोला जाता है। ओके, तो हमने ये सारा कुछ समझा द्वीप के बारे में। अभी यहाँ पे आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लैटिन अमेरिका क्या है। आप अक्सर सुनते होंगे लैटिन अमेरिका, एक टर्म आता है लैटिन अमेरिका। यह है क्या लैटिन अमेरिका? तो यार देखो, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, ठीक, इसके साथ जब हम मध्य अमेरिका को मिला देते हैं, मध्य अमेरिका, मैंने आपको उत्तरी अमेरिका के वीडियो में बताया था कि मध्य अमेरिका क्या है। तो मध्य अमेरिका, ठीक, दक्षिण अमेरिका, और जो पश्चिमी द्वीप समूह हैं सारे, उन सभी को मिलाकर बोलते हैं लैटिन अमेरिका। ओके, मध्य अमेरिका में आपके जो मैक्सिको, पनामा सिटी, ये सारे जो कंट्रीज आ जाते हैं, है ना। और जो आइलैंड कंट्रीज हैं कैरेबियन सी के आसपास, फिर दक्षिण अमेरिका, इन सभी को मिला के बोला जाता है लैटिन अमेरिका। तो इसको भी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा इक्वेटर है, मतलब विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश। तो ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, 0 डिग्री। तो ये लाइन आपके अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है दक्षिण अमेरिका में, और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका से आपकी मकर रेखा भी होकर जाती है। करीब यहां पर आपकी मकर रेखा यहां से निकलती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ही दक्षिणी महाद्वीप से गुजरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरा है, जो सबसे दक्षिणी सिरा है, उसे हॉर्न अंतरीप बोलते हैं। याद रखिए, हॉर्न अंतरीप। ठीक, ओके। तो मैं आपको ब्राजील के बारे में बता चुका हूं कि जो ब्राजील है वो सबसे बड़ा देश है यहाँ का, और जो ब्राजील की राजधानी है वो है ब्राजीलिया। ओके, ये देखिए ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ओके, अभी जो को ब्राजील में दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये देखिए, रियो डी जेनेरियो और साओ पालो। ठीक, तो जो रियो डी जेनेरियो है, ये यहाँ का फैशन सिटी है, फैशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है रियो डे जेनेरियो। और जो साओ पालो है, यहाँ पर एक तट है, सैंटोस, सैंटोस तट है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है कॉफी एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है, कॉफी के निर्यात के लिए। ये पूरा जो यहाँ पर पोर्ट है, ये कॉफी के निर्यात में ही बिजी रहता है। तो इस पोर्ट को कॉफी पत्तन बोला जाता है। कॉफी पत्तन नहीं, कहवा पत्तन, एक्चुअली कॉफी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। तो कहवा पत्तन, विश्व का कहवा पत्तन कौन सा है? सैंटोस। ठीक है, ये कहाँ पर है? साओ पोलो। एक्चुअली कॉफी बहुत ज्यादा पैदा होती है ब्राजील के अंदर, तो कॉफी का काफी बहुत ज्यादा निर्यात किया जाता है ब्राजील से। तो जो मेन पोर्ट है वो यहीं पर है, सैंटोस पे। ओके, ये दोनों प्रमुख तटीय शहर हैं ब्राजील के। और ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों पास होती हैं। देख सकते हैं आप, विषुवत रेखा भी पास हो रही है यहाँ से, नॉर्थ ब्राजील से, और करीब साउथ ब्राजील से आपकी मकर रेखा गुजरती है।
पूरे दक्षिण अमेरिका को स्थलाकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका जो पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला है, ओके, एंडीज पर्वतमाला, जो कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग पर पूरा ये एंडीज पर्वत है, ठीक। ये पहला है। और जो दूसरा है वो है इसके मध्यवर्ती मैदान, जो मिडिल क्षेत्र है, जो मध्य क्षेत्र है, वहां पर मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, आपको बताऊंगा मैं भी इसी वीडियो के अंदर। और जो तीसरा पार्ट है वो है पूर्वी भाग में उच्च भूमि, यहाँ पे पठार प्लेटू वगैरह पाए जाते हैं, तो पूर्वी पठार एवं उच्च भूमि। तो इन 3 पार्ट्स में पूरे दक्षिण अमेरिका को विभाजित किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एंडीज पर्वतमाला है, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पर एंडीज पर्वत, इससे बहुत आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, आप लिखते जाइएगा। देखो यार, जो एंडीज पर्वत है ये एक तो नवीन मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये। जैसे हमारा हिमालय है, जैसे रॉकी है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ऐसे ही एंडीज पर्वतमाला है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत की कैटेगरी में आते हैं, ओके। अब इनको लिख सकते हैं वलित पर्वत, ठीक है। नवीन है मतलब नए हैं, जैसे हिमालय हमारा नवीन वलित पर्वत है, ऐसे एंडीज भी नवीन वलित पर्वत है। और जो ये पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ओके, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई करीब 7,000 किलोमीटर है, ओके। सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? रॉकी। कहां पर है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, है ना। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है एकांकागुआ। ये देखिए एकांकागुआ, ये यहां पर स्थित है, ये, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर, 6,960 मीटर, एकांकागुआ, एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, 6,960 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये भी एक जो है ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं एंडीज में। एक्चुअली विश्व में जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो एंडीज पर्वत श्रृंखला पे ही पाए जाते हैं। और कौन कौन से हैं जो पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत? जैसे एक चिम्ब्रेंजो है, चिम्ब्रेंजो, कोटोपॉक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट, कोटोपॉक्सी, ओके। इसके बाद आपका कीपियायो, कीपियायो और एकांकागुआ, ये 4 मुख्य ज्वालामुखी पर्वत हैं जो एंडीज पर पाए जाते हैं। और जो कोटोपॉक्सी है, ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछा जाता है कोटोपॉक्सी के बारे में, ठीक। यहां पर स्थित है, देखिए कोटोपॉक्सी ये रहा, ठीक है, इक्वाडोर में स्थित है कोटोपॉक्सी, जिसकी ऊंचाई 5,896 मीटर है, ओके। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी वो मध्यवर्ती मैदान थे, ओके, मध्यवर्ती मैदान, ये जो बीच का जो एरियाज हैं, यहां पर मैदान पाए जाते हैं, यहां पर ये आपके पंपास, सेल्वास, लाइनोज, तो यहाँ पे ना बीच में आपके काफी बड़े मैदान पाए जाते हैं जहां पर कृषि होती है। इनके बारे में थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे। और जो इसका ईस्टर्न एरिया है, जो पूर्वी भाग है, ये देखिए, ये आपको फिर से यहाँ पे एक उच्च भूमि मिलती है, हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड। अब हम बात करेंगे प्रमुख नदियों के बारे में जो दक्षिण अमेरिका में बहती हैं। इनमें सबसे पहले आपकी आती है अमेजन नदी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न भी मिलते हैं परीक्षा में। जो आपकी अमेजन नदी है, आप मैप में देखिए, ये है अमेजन। ठीक, तो ये एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राजील में बहते बहते यहाँ पर जाके अटलांटिक सागर में गिर जाती है। ओके, तो ये जो अमेजन नदी है, ये विश्व की जो लंबी नदियों में सेकंड नंबर पर आती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। ठीक, पर जब जल की मात्रा की बात करते हैं, जल की जो राशि है उसकी जब बात करते हैं, तो ये विश्व में सबसे बड़ी नदी है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। और अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, या आपकी नदी, तो उसमें तमाम सारी जो इसमें सहायक नदियां आती हैं, इसमें मिलती हैं, है ना। जैसे कोई भी बड़ी नदी होती है तो उसका जो लेवल होता है, जो इस एरिया में जहां पर एक बड़ी नदी बह रही होती है, तो उसमें वो काफी नीचे बह रही होती है आसपास के एरिया से। तो आसपास में जो जल की धाराएं होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, वो सारी की सारी उसमें आके ऐसे मिलती हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, जहां से ये नदी, जो मेजर नदी है, जो कोई बड़ी नदी है, वो जहां से जल ग्रहण करती है, उस पूरे क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमेजन नदी का कैचमेंट एरिया विश्व में सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अमेजन नदी है, ये विषुवतीय जलवायु के क्षेत्र में आती है। विषुवतीय जलवायु का मतलब जहां पर ऐसी जलवायु जहां पर वर्ष भर वर्षा हो। क्यों वर्षा हो? चूंकि देखो, इक्वेटर जहां पर होता है, 0 डिग्री जो आपका इक्वेटर जा रहा होता है, तो वहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, और वर्ष भर नहीं तो वहां पर सूर्य की किरणों की इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। तो वहां पर जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा हीट होता है। उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, जिससे वहां की जो हवाएं होती हैं उनमें आर्द्रता बढ़ जाती है। पानी जब गर्म होगा, समुद्र देखिए, यहाँ पे पूरा समुद्र है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होता है। गर्म होता है तो वो ऊपर उठता है। भाई, जब पानी गर्म होगा तो भाप में बदल जाएगा। तो जब भाप भी ऊपर जाएगी तो ये हवा में मिक्स हो जाएगी। तो हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हवा में आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक, इसके बाद जब मैं आपको हवाओं के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री की विषुवत रेखा होती है, वहां से करीब 10 डिग्री नॉर्थ से व्यापारिक पवनें चलती हैं, ट्रेड विंड्स। उनकी हवाओं की दिशा कैसे होती? इस तरफ, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, तो ये हवाएं क्या करेंगी? इस नमी भरी जो हवा है, जिसमें खूब सारी वाष्प है, उसको लेकर आएंगी इस दिशा में। ठीक, तो जब ये इस दिशा में आएंगी तो यहाँ पर ये बारिश कराएगी बहुत ज्यादा। ये सारी हवाएं यहाँ पर एंडीज पर्वत है उससे टकराएंगी, और खूब सारी वर्षा इस क्षेत्र में होगी। ठीक है, इसलिए अब चूंकि ये विषुवत रेखा पर स्थित है, तो वर्ष भर ये हवाएं बनती रहेंगी, और ये नमी उठती रहेगी, और ये हवाएं वर्ष भर ऐसी ही चलती रहेंगी, और पूरे साल ऐसी ही संवहनीय वर्षा होती रहेगी। तो चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आता है बारिश के कारण, इसलिए अमेजन नदी में भी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये जानना, ये समझना बहुत अधिक जरूरी है। ओके, तो इसलिए जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है ना, नंबर 1। इसके बाद जो अमेजन नदी की चौड़ाई है, तो वो भी विश्व में सबसे बड़ी है। तो आपसे पूछा है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। सबसे अधिक जल राशि किस नदी में है? अमेजन नदी, है ना। और चूंकि यहाँ पर वर्ष भर लगातार वर्षा होती है, तो यहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं। अमेजन वर्षा वन बोला जाता है इनको। अमेजन वर्षा वन, बहुत घने वन पाए जाते हैं, जिनको सेल्वास भी कहा जाता है। ठीक, तो सेल्वास, ये देखिए यहाँ पर सेल्वास वन पाए जाते हैं। तो सेल्वास वन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, कि ये वन इतने अधिक घने होते हैं कि इनके अंदर सूर्य की किरणें तक प्रवेश नहीं कर पाती। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो अमेजन वर्षा वन होते हैं, ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि इनमें सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती। अब सूर्य की किरणें तो पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं, ठीक है,
तो जो ऐसे छोटे छोटे पौधे या घास होते हैं जो धरातल पर या सतह पर उगते हैं, तो उनको तो सूर्य की किरणें मिल नहीं पाती, धूप मिल नहीं पाती, तो वो अपने जीवन की तलाश में पेड़ों पर लपटते हुए, जो पेड़ों के तने होते हैं उन पर लपेटते हुए ऊपर तक निकलती चली आती। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी लताएं पाई जाती हैं इन सेलवास जंगलों के अंदर। समझ रहे हैं? इसके अलावा जो अमेजन नदी है उसका मुहाना कहाँ पर है, ये देखिए। इसका मुहाना पाया जाता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर स्थित है इसका मुहाना। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका मुहाना विषुवत रेखा पर स्थित है, तो वो है अमेजन नदी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अमेजन नदी से। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है वो है ओरिनोको रिवर। ठीक है, ये देखिए, ओरिनोको रिवर। ठीक है, तो ओरिनोको रिवर ये जो है ये भी एंडीज पर्वत माला से ही निकलती है, और ये उत्तरी, जो आपका जो उत्तरी एंडीज है यहां से निकलती है। और जो ये देखिए आप गियाना हाईलैंड है, गियाना का जो प्लेटू है, गियाना पठार, इसका चक्कर लगाती हुई ये जो है यहां से देखिए ये जा रही है, ये ऐसे जा रही है और आगे यहाँ पे आके ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये है ओरिनोको रिवर, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस नदी के आसपास पेट्रोलियम के काफी भंडार पाए जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है पराना और पराग्वे। एक्चुअली दो नदियां हैं ये, ठीक है, लेकिन ये आगे आके मिल जाती हैं। तो ये देखिए है आपकी पराग्वे, और यहां से आ रही है आपकी ब्राजील प्लेटूस निकल कर आ रही है पराना। ये दोनों आके यहां पर मिल जाएंगी, इसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ के यहां पर गिर जाएंगी। तो ये जो है पराना पैराग्वे, ये एक एस्चुरी बनाती है यहां पर, रिवर प्लेट एस्चुरी। ठीक है, तो ये जो दोनों नदियां हैं ये ब्राजील के पठार के मध्यवर्ती भाग से ये नदियां निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं, और जहां पर गिरती हैं उस जगह का नाम है रियो डेल ला प्लाटा। रियो डेल ला प्लाटा। ओके, ला प्लाटा जो है ये इनकी संयुक्त धारा का नाम है। जो पराना और पराग्वे हैं जब यहां से मिल जाती हैं तो ये जो धारा बह रही है ये है ला प्लाटा, इसको बोलते हैं ला प्लाटा, संयुक्त धारा का नाम। पराना और पराग्वे की संयुक्त धारा का नाम है ला प्लाटा। ओके, इनके साथ ही साथ एक चौथी नदी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है उरुग्वे। उरुग्वे नदी, ठीक है, तो ये जो है आपका उरुग्वे कंट्री है, तो वहीं पर ये बहती है उरुग्वे नदी। और ये नदी भी सेम रियो डेल प्लाटा में ही गिरती है। ये देखिए यहाँ पे आ रही है और यहीं पे आके ये वाली नदी जो उरुग्वे है ये भी आके इसमें ही आके गिर जाती है। ठीक है, रियो डेल ला प्लाटा में ही ये नदी भी गिर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, चार पांच नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं दक्षिण अमेरिका की। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की जलवायु के बारे में हम जानेंगे।